शास्त्री तृतीय वर्षस्य पंचम सत्रार्थे पंचम पत्रे साहित्य दर्पणम् अस्ति। तत्र पाठ्य विषयः अस्ति द्वितीय परिच्छेदः पंचम परिच्छेदश्च। गतदिने वयं द्वितीय परिच्छेदस्य प्रारम्भं कृतवन्तः। अद्य किञ्चित् तस्य पुनस्स्मारणं कृत्वा अग्रे चलामः। गतदिने वयं किं किं पठितवन्तः किञ्चित् दृष्ट्वा अग्रे चलामः। यथा सर्वप्रथमं पीठिकायाम् उक्तवान् प्रथमपरिच्छेदे वयं काव्यस्य स्वरूपं पठितवन्तः। किम् आसीत्? वाक्यं रसात्मकं काव्यम्। इत्युक्ते रस से युक्त जो वाक्य होता है उसे हम काव्य कहते हैं। अत्र प्रश्नः भवति किं नाम वाक्यं? वाक्य किसे कहते हैं? तर्हि तस्य उत्तरे एव द्वितीय परिच्छेदः अस्ति। वाक्यस्य विवरणमेव अस्मिन् द्वितीय परिच्छेदे अस्ति। किं नाम वाक्यं? तर्हि द्वितीय परिच्छेदस्य आरम्भे एव वाक्यस्य स्वरूपम् उक्तम्। द्वितीय परिच्छेद के प्रारंभ में ही वाक्य किसे कहते हैं ये बताएं। तो सबसे पहले क्या पढ़ा था हमने? वाक्यम स्यात् योग्यता आकांक्षा षष्ठी युक्तः पदोच्चय। योग्यता आकांक्षा षष्ठी से युक्त पदों का जो समूह होता है उसे हम क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। स्पष्ट? यथा स्पष्ट। पुनः का नाम योग्यता? योग्यता किसे कहते हैं? तो कहा था इसके बारे में पदार्थानां परस्पर संबंधे बाधा भावः योग्यता। का नाम आकांक्षा? प्रतीति पर्यवसान विरह आकांक्षा। ये एक एक लाइन की जो पंक्तियां हैं ये आपको याद रखनी है, क्योंकि दो नंबर के जो प्रश्न आते हैं उसमें ऐसे ही आएगा प्रश्न। का नाम आकांक्षा अथवा आकांक्षा किं भवति इति। प्रतीति पर्यवसान विरह आकांक्षा। और तीसरी थी आसक्ति। आसक्ति किसे कहते हैं? बुद्धि विच्छेद। बुद्धि विच्छेद बुद्धि अविच्छेद इति बुद्धि विच्छेद। जहाँ बुद्धि का विच्छेद न होता हो, नियमितता रहती है, उससे निरंतरता जहाँ रहती है उसे हम कहते हैं आसक्ति। तो वाक्य की परिभाषा क्या हुई? पदों के समूह को वाक्य कहते हैं। लेकिन कौन से पदों के समूह को वाक्य कहते हैं? जिनमें योग्यता हो, जिसमें आकांक्षा हो। ऐसे जो पद के समूह हैं उसे हम वाक्य कहते हैं। तो महावाक्य किसे कहते हैं? वाक्योच्चयो महावाक्य। अत्र उच्चय इति पदस्य को अर्थ समूह। उच्चय का मतलब क्या है? समूह। पदोच्चय का मतलब पदों का समूह। वाक्योच्चय का मतलब वाक्य का समूह। वाक्य का समूह। तो वाक्यों के समूह को क्या कहते हैं? महावाक्य। तो वाक्योच्चयो महावाक्य। वाक्य के समूह को महावाक्य कहते हैं। वाक्यस्य उदाहरणं किं? शून्यं वासगृहं विलोक्य शयनादिति पद्यम्। महावाक्यस्य उदाहरणं किं? रामायणं कुमारसम्भवं वेषधीयचरितम् इत्यादिकं सर्वम्। एतत् सर्वं महावाक्यम् अस्ति। स्पष्टम्? अधुना किं नाम पदम्? आपने पदों के समूह को वाक्य बताया, तो पद किसे कहते हैं? उसके लिए आगे बताया वर्णाः पदं प्रयोगार्हा नन्वितैकार्थबोधकाः। पदं तो एक बार सर्वे वर्णाः पदं प्रयोगार्हा नन्वितैकार्थबोधकाः। वर्णाः पदं, वर्णों को पद कहते हैं। कीदृशाः वर्णाः? जो प्रयोगार्ह हो। प्रयोगार्ह, प्रयोगार्ह का मतलब क्या? प्रयोग करने योग्य। प्रयोगार्ह का मतलब क्या? प्रयोग करने योग्य। इसका मतलब क्या? जो प्रातिपदिक वगैरह होते हैं वो पद नहीं कहलाते। उन वर्णों को हम पद नहीं कहेंगे। प्रातिपदिक जैसे मैंने कल बताया था, है ना? अर्थवद धातुर प्रत्यय प्रातिपदिक।
तो जो प्रातिपदिक है, अभी जो शब्द बने ही नहीं है, ऐसे वर्णों के समूह को हम पद नहीं कहते हैं। तो प्रयोगार्ह होना चाहिए, अनन्वित तो होना चाहिए, है ना। ऐसे वर्णों का परस्पर अन्वय नहीं होना चाहिए। अगर अन्वय बन गया तो वही स्वयं वाक्य महावाक्य बन जाएगा। तो पद बनाने के लिए अनन्वित वर्ण होने चाहिए, प्रयोगार्ह होने चाहिए, एक अर्थ बोधक और किसी एक अर्थ के बोधक होने चाहिए। तो ऐसे वर्णों के समूह को हम क्या कहते हैं? पद। है ना। एतावत् पर्यन्तं दृष्टवन्तः। अद्य अग्रे चलामः। किमुच्यते अत्र? पदपदार्थयोः सम्बन्धस्य नित्यत्वात् पदलक्षणानन्तरम् अर्थं निरूपयितुम् उपक्रमते। पदपदार्थयोः सम्बन्धः नित्यं भवति। यत्र यत्र पदं तत्र तत्र पदार्थं, है ना। जहाँ जहाँ पद होता है वहाँ वहाँ पदार्थ भी होता है, मतलब उस पद का अर्थ भी होता है। समझ आ गया? जहां पद होगा वहां पदार्थ भी होगा, पद का अर्थ भी होगा। तो सब ये अर्थ क्या चीज है ना। आज हम पढ़ रहे हैं अर्थ क्या चीज। कल क्या पढ़ा था? पद किसे कहते हैं? तो वर्णों के समूह को पद कहते हैं। आज हम पढ़ रहे हैं अर्थ किसे कहते हैं। गुरुजी क्यों पढ़ रहे हैं अर्थ? क्यों? क्योंकि पद और पदार्थों का संबंध नित्य है। जहां पद होता है वहां पर पदार्थ, उस पद का कोई अर्थ जरूर होता है। इसलिए इसकी पुष्पिका में लिखा हुआ देखिए, पद पदार्थयोः संबंधस्य नित्यत्वात्। पद और पदार्थ का संबंध नित्य है, इसलिए पद लक्षण करने के बाद अब हम यहाँ पर आपको अर्थ का लक्षण करने के लिए उपस्थित हुए। स्पष्ट हुआ? अर्थ का लक्षण क्यों कर रहे हैं? क्योंकि पद और पदार्थ, पदार्थ का मतलब पद का अर्थ, तो जहां पद होगा वहां पदार्थ होगा, इसलिए अर्थ का भी लक्षण करना हमारे लिए उपयुक्त है। इसलिए यहाँ पर अर्थ बता रहे हैं। तो क्या है अर्थ और कितने होते हैं अर्थ, उसको यहाँ पर बताया जा रहा है। देखिए, पहले तो अर्थ किसे कहते हैं? वृत्त्या पद प्रतिपाद्यत्वम् अर्थत्वम्, ये अर्थ का लक्षण। वृत्त्या पद प्रतिपाद्यत्वम् अर्थत्वम्, वृत्ति के द्वारा, है ना। अभिधा, लक्षणा, व्यंजना, ये वृत्ति होती है ना। तो वृत्ति के द्वारा पद का जो प्रतिपाद्य है, पद के द्वारा जिसको प्रतिपादित किया जाता है, वो क्या है? अर्थ। समझ में आ गया? किम नाम अर्थ? अर्थ किसे कहते हैं? तो आपको क्या बताना है? वृत्त्या पद प्रतिपाद्यत्वम् अर्थत्वम्, वृत्ति के द्वारा अभिधा वृत्ति, लक्षणा वृत्ति, व्यंजना वृत्ति, इन वृत्ति, तीन प्रकार की वृत्ति होती है। तो इन वृत्ति के द्वारा पद का जो प्रतिपाद्य है उसे हम अर्थ कहते हैं। पद के द्वारा जिसको प्रतिपादित किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? अर्थ। ऐसे अर्थ कितने प्रकार के होते हैं वो अब हम यहाँ पर देखते हैं। वृत्ति और शक्ति एक ही बात है। वृत्ति और शक्ति एक ही बात है। अर्थात जहां पर अन्य साहित्यकारों ने वृत्ति शब्द का प्रयोग किया है, आचार्य विश्वनाथ ने उसमें शक्ति शब्द का प्रयोग किया है। तो दोनों एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं। तो अर्थ किसे कहते हैं बताइए एक बार, अर्थ की परिभाषा सुने दो। उसे हम अर्थ कहते हैं। अब ये कितने होते हैं अर्थ? तो देखिएगा कारिकांश में, अर्थो वाच्यश्च लक्ष्यश्च व्यंग्यश्चेति त्रिधा मतः। बोलिए, अर्थो वाच्यश्च व्यंग्यश्चेति त्रिधा मतः। अर्थो वाच्यश्च लक्ष्यश्च व्यंग्यश्चेति त्रिधा मतः। अर्थो वाच्यश्च लक्ष्यश्च व्यंग्यश्चेति त्रिधा मतः। अर्थ त्रिधा मतः। अर्थ तीन प्रकार का माना गया है। अर्थ तीन प्रकार का होता है। कौन कौन सा? बस इतनी सी बात है। कितने होते हैं अर्थ? तीन। वाच्यार्थ, व्यंग्यार्थ। अस्तु। एषां स्वरूपमाह, एषां नाम केषां? वाच्यादीनां।
वाच्य लक्ष्य व्यंग्य जो है इनके स्वरूप को अब हम यहाँ पर आपके सामने कहते हैं। तो कैसे वाच्यार्थ किसे कहते हैं, लक्ष्यार्थ किसे कहते हैं, विज्ञार्थ किसे कहते हैं, उसकी परिभाषा यहाँ पर बहुत छोटी छोटी दी। मतलब आपको साहित्य समझना है तो उसका बेसिक साहित्य दर्पण है। अगर आपका साहित्य दर्पण अच्छे से पढ़ लिया गया तो आप सभी ग्रंथों को बड़े आसानी से पढ़ सकते हैं। आगे जाकर के आपको ध्वन्यालोक, काव्य प्रकाश, रसगंगाधर, व्यक्ति विवेक जैसे बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ने हैं, तो इन सब की नींव जो है वो साहित्य दर्पण है। साहित्य दर्पण को अच्छे से समझ लो, जहां नहीं समझ में आया पूछ लो, लेकिन इस विषय को अच्छे से समझना है तो फिर आगे के विषय आपके लिए बहुत सरल हो जाते हैं। आइए, एशाम स्वरूपमाह अर्थात इन वाच्यार्थ, लक्ष्यार्थ और व्यंग्यार्थ का स्वरूप यहाँ कहते हैं। किसे कहते हैं वाच्यार्थ इत्यादि? तो कारिका है, ये भी एक बार उच्चारण करेंगे। वाच्योर्थोभिधया बोध्यो लक्षो लक्षणया मतः। वाच्योर्थोभिधया बोध्यो लक्षो लक्षणया मतः। व्यंग्यो व्यंजनया तास्युस्तिस्र शब्दस्य शक्तया। व्यंग्यो व्यंजनया तास्युस्तिस्र शब्दस्य शक्तया। वाच्योर्थोभिधया बोध्यो लक्षो लक्षणया मतः। वाच्योर्थोभिधया बोध्यो लक्षो लक्षणया मतः। व्यंग्यो व्यंजनया तास्युस्तिस्र शब्दस्य शक्तया। व्यंग्यो व्यंजनया तास्युस्तिस्र शब्दस्य शक्तया। हाँ, देखिए, वाच्योर्थोभिधया बोध्यो, अभिधया वाच्योर्थो बोध्य, अन्वय कर रहे हैं। अभिधया वाच्योर्थो बोध्य, अभिधा के द्वारा, अभिधया तृतीया के एक वचन, अभिधा अभिधया, अभिधया अभिधा के द्वारा कौन से अर्थ का पता चलता है अपने को? वाच्यार्थ। तो अभिधया वाच्यार्थो बोध्य अर्थात अभिधा के द्वारा वाच्यार्थ का ज्ञान होता है। लक्षणया लक्षो मतः, अर्थ सब जगह ले लेना। लक्षणया लक्ष्यार्थो बोध्य, लक्षणा के द्वारा लक्ष्यार्थ का ज्ञान होता है। और व्यंजनया व्यंग्यो, है ना, व्यंजनया व्यंग्यार्थो बोध्य, बोध्य शब्द यहाँ नहीं लिखा है, अर्थ और बोध्य शब्द की अनुवृत्ति अपन सब जगह ले लेंगे। तो व्यंजनया व्यंग्यार्थो बोध्य, और व्यंजना शक्ति के द्वारा व्यंग्य अर्थ का बोध होता है। इस प्रकार से तीसरा शब्दस्य शक्तया, तीन प्रकार की शब्दों की शक्तियां होती हैं। प्रायः विद्वानों ने वृत्ति शब्द का प्रयोग किया है और शक्ति शब्द का प्रयोग केवल अभिधा के साथ किया गया। अभिधा शक्ति, लक्षणा और व्यंजना ऐसे। लेकिन आचार्य विश्वनाथ ने तीनों के साथ शक्ति शब्द का प्रयोग किया है। अभिधा शक्ति, लक्षणा शक्ति और व्यंजना शक्ति। अभिधा शक्ति से कौन से अर्थ का ज्ञान होता है? वाच्यार्थ। लक्षणा शक्ति से कौन से अर्थ का ज्ञान? व्यंजना शक्ति से कौन से अर्थ का ज्ञान? तो शक्तियां कितनी हो गई? तीन। ठीक हो गया? इस प्रकार से तीन शक्तियां होती हैं। कदाचित प्रश्न आए कि वृत्ति क्या होती है, वृत्ति किसे कहते हैं? वर्तते अर्थो अनया इति वृत्ति। अनया अर्थो वर्तते, इसके द्वारा, है ना, ये वृत्ति है, इसके द्वारा अर्थ होता है, अर्थ बनता है। कहाँ कैसा अर्थ लेना है वो कौन बताता है? ये वृत्ति बताती है। अनया अर्थो वर्तते, इसके द्वारा अर्थ पता चलता है, अर्थ। इसलिए वृत्त धातु से वृत्ति बना, है ना, वृत्त से वर्तते, वर्तेते, वर्तन्ते धातु क्या है? वृत्त। उससे क्या बना? वृत्ति। तीन आदि प्रत्यय करके वृत्ति शब्द बना। तो आपको इसकी ये लक्षण है, व्युत्पत्ति याद होना चाहिए। वर्तते अनया अर्थ इति वृत्ति, इसके द्वारा अर्थ पता चलता है कि वो यहाँ लक्ष्यार्थ है, यहाँ व्यंग्यार्थ है, यहाँ वाच्यार्थ है इत्यादि। स्पष्ट? अस्तु। ताः अभिधात्याः, क्यों कहा इसको यहाँ पर? इसलिए कहा क्योंकि श्लोक नंबर 3 में लिखा है व्यंग्यो व्यंजनया तास्युस्तिस्र शब्दस्य शक्तया।
तो ताः इति सर्वनाम शब्दस्य प्रयोगः कृतः अत्र। ताः कः बनता है? किं रूपम? सा ते ताः, है ना? सा ते ताः, तो प्रथमा बहुवचन में आता है। तो ये ताः शब्द किसके लिए आया है? हाँ, शक्तयः। ताः शक्ति शब्द स्त्रीलिंग है ना, और ताः शब्द भी स्त्रीलिंग हुआ, तो शक्ति शक्तयः बहुवचन, प्रथमा बहुवचन शक्तयः, तो ताः शब्द भी बहुवचन स्त्रीलिंग में। तो ताः का मतलब क्या? अभिधाद्या, अर्थात अभिधा लक्षणा व्यंजना। ताः शक्तयः, तीसरा शक्तयः, ये तीन शक्तियां होती हैं। ये बात आपको पता चले, ठीक हो गया? अभी अपन ने दो बातें समझी। क्या? अर्थ किसे कहते हैं और अर्थ कितने होते हैं, ठीक है? वृत्ति किसे कहते हैं और वृत्ति कितनी होती है, ठीक है? बताओ, अर्थ किसे कहते हैं? वृत्त्या पद प्रातिपदिकम् अर्थत्वम्। वेरी गुड। वृत्त्या पद प्रतिपाद्यत्वम् अर्थत्वम्। अर्थ कितने होते हैं? तीन। कौन कौन से? वाच्य, लक्ष्य, व्यंग्य। वृत्ति किसे कहते हैं? वृत्ति अर्थते वर्तते। वृत्ति कितनी होती है? तीन। कौन कौन सी? अभिधा लक्षणा व्यंजना। स्पष्टम है ना? तीन अर्थ और तीन वृत्तियां। अर्थात कौन सी वृत्ति से कौन से अर्थ का बोध होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। बताए आप सबको, अभिधा शक्ति से कौन सा अर्थ? लक्षणा शक्ति से कौन सा अर्थ? और व्यंजना शक्ति से का बोध होता है। स्पष्टम? स्पष्ट। अब सबसे पहले अपन अभिधा की बात करते हैं, अभिधा शक्ति की बात करते हैं, अभिधा वृत्ति की बात करते हैं कि अभिधा किसे कहते हैं। तो इसलिए यहाँ पर सर्वप्रथम अभिधाम निरूपयति। किम? सर्वप्रथम अभिधायाः लक्षणं किम् इति अत्र उच्यते। तत्र संकेतितार्थस्य बोधनादग्रिमाभिधा। बोलिए। तत्र संकेतितार्थस्य बोधनादग्रिमाभिधा। बोधनादग्रिमा, ग्री का द के बाद ग्री है, कहीं कहीं पुस्तकों में प्री छपा हुआ है, तो उसको सही कर दीजिए। ग्री, ग्र के नीचे ई ह्रस्व। तत्र संकेतितार्थस्य बोधनादग्रिमाभिधा। बोलिए। तत्र संकेतितार्थस्य बोधनादग्रिमाभिधा। तत्र संकेतितार्थस्य बोधनादग्रिमाभिधा। तत्र संकेतार्थस्य बोधनादग्रिमाभिधा। तत्र, तत्र का मतलब होता है जो आपको अभी बताई तीनों, अभिधा लक्षणा व्यंजना। उन तीनों में से तासु अभिधाद्यासु, जो अभिधा आदि थी, इन तीनों में अभिधा किसे कहते हैं वो हम आपको बता रहे हैं। तो अग्रिमा नाम प्रथमा अभिधा, पहली वृत्ति जो होती है वो अभिधा होती है। कैसे, किसे कहते हैं? तो कहते हैं संकेतितार्थस्य बोधना, पंचमी एकवचनम, बोधना, है ना? संकेतितार्थस्य बोधना अग्रिमा अभिधा। संकेतित अर्थ का बोधन कराने के कारण, संकेतित अर्थ को बताने के कारण पहली जो वृत्ति है, पहली जो शक्ति है, उसे हम अभिधा वृत्ति कहते हैं, है ना? संकेतितार्थस्य बोधना अग्रिमा अभिधा। संकेतित अर्थ का बोधन कराने के कारण पहली जो शक्ति है उसे हम क्या कहते हैं? अभिधा। कदाचित प्रश्न आगच्छेत् अभिधायाः लक्षणं किम्, तो हम क्या लिखेंगे? तत्र संकेतितार्थस्य बोधनादग्रिमाभिधा। संकेतितार्थस्य नाम मुख्यार्थस्य, है ना? मुख्यार्थ, संकेतित अर्थ का मतलब हुआ मुख्यार्थ। मुख्यार्थ का बोधन कराने से, अर्थात ज्ञान कराने के कारण अग्रिमा, प्रथमा या शक्ति वर्तते, तस्याः नाम अभिधा शक्ति अस्ति। इदानीं संकेतितार्थ इत्युक्ते किं? संकेतितार्थ का मतलब क्या? संकेतितार्थ का मतलब होता मुख्य, लेकिन हम थोड़ा सा इसको समझते हैं। संकेतितश्च असौ अर्थः इति संकेतितार्थ, है ना?
कर्मधारय समासः संकेतितश्च असौ अर्थः संकेतितार्थ अर्थात जो अर्थ संकेतित हो उस अर्थ को हम क्या कहते हैं संकेतितार्थ। आपने पढ़ा होगा कर्मधारय समास कृष्णश्च असौ सर्पः इति कृष्ण सर्प काला साप। इसी तरह वो अर्थ जो संकेतित हो, संकेतित का मतलब क्या है ना, संकेतित का मतलब क्या, तो इसके लिए कहा जाता है कि संकेतः संजातः अस्य इति संकेतितः अर्थात जिसमें संकेत हुआ हो उसको बोलते हैं संकेतित, और संकेतित जो अर्थ होता है उसे हम कहते हैं संकेतितार्थ, उसका अर्थ होता है मुख्य अर्थ। अब ये संकेत क्या होता है, ये प्रश्न हुआ कि गुरु जी संकेत क्या, तो संकेत का मतलब होता है कि जैसे ये कहा जाता है कि इदम पदम अमुम अर्थम बोधयतु, यह पद इस अर्थ को बोधित करे। इसको हम किससे जानते हैं, ये क्या है पेन। ये कैसे पता चला हमको, हमें अपने पुरखों ने अपने बड़े लोगों ने आपको ये समझाया ये पेन है, तो ये संकेतित हुआ है ना। तो संकेतः संजातः अस्य इति संकेतितः, इसका संकेत हुआ है इसलिए संकेतित हो गए। तो संकेत क्या होता है, प्रश्न ये है कि संकेत किसे कहते हैं, तो इसके लिए बताया जाता है कि इदम पदम अमुम अर्थम बोधयतु, यह पद इस अर्थ को बोधित करे, अथवा दूसरी तरह से कह सकते हैं अस्मात् पदात् अयम अर्थो बोधव्य, इस पद से ये अर्थ जानना चाहिए, है ना। इस तरह की जो इच्छा है उसको हम कहते हैं संकेत। ठीक है, इदम पदम अमुम अर्थम बोधयतु अथवा अस्मात् पदात् अयम अर्थो बोधव्य, इसे कहते हैं, इसकी जो इच्छा है उसको कहते हैं संकेत। और ये संकेत जहां पर हो चुका है उसको बोलते हैं संकेतित, और ऐसा संकेतित अर्थ जो होता है उसको बोलते हैं संकेतितार्थ। और ऐसा संकेतितार्थ का संकेतितार्थ को बताने वाला जो शक्ति है, बताने वाली शक्ति जो है उसे हम कहते हैं अभिधा शक्ति। तो इस प्रकार यहाँ पर संकेतित अर्थ, अब ये संकेतित अर्थ बताने वाले हमारे पास क्या उपाय, मान लीजिए संकेत ग्रहण करना है हमको, हमें भी किसी चीज का संकेत करना है, तो उसके लिए क्या उपाय है। आप मुझे टीका में देखेंगे तो हमारे साहित्य शास्त्र में या और भी पुराने आचार्यों ने संकेतक ग्रह के कुछ उपाय बताए कि संकेत ग्रह होता कैसे। संकेत ग्रह का मतलब क्या कि किस शब्द का क्या अर्थ होता है या किस वस्तु को क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं संकेत, संकेतक ग्रह। इस संकेतक ग्रह के क्या उपाय हैं, कितने उपाय हैं, तो उसके लिए एक कारिका है, आप देखेंगे संकेतक ग्रह करो या शक्ति ग्रह करो, एक ही बात है। शक्ति देख लीजिए और वो देख करके बोलेंगे शक्ति ग्रहम व्याकरण उपमान कोशात् वाक्यात् व्यवहारश्च, बोलिए शक्ति ग्रहम उपमान कोशात् वाक्यात् व्यवहारश्च, वाक्यस्य शिक्षेषात् विवृतेर्वदन्ति सानिध्यतः सिद्धपदस्य वृद्धा, वाक्यस्य शेषात् वदन्ति सानिध्यतः सिद्धपदस्य वृद्धा। शक्ति ग्रहम अर्थात संकेतक ग्रह, वदन्ति वृत्ताः वदन्ति, इसको संकेतक ग्रह बोलते हैं। मतलब अगर हमें शक्ति ग्रह करना हो, किसी भी पद का कौन सा अर्थ है ये जानना हो या इसको क्या कहते हैं ये जानना हो, तो हमारे पास कुल ये उपाय हैं, इसको शक्ति ग्रह के उपाय बोले जाते हैं। कौन कौन से, व्याकरणात्, हम व्याकरण से जान सकते हैं कि इसका अर्थ क्या है ना। उपमानात्, उपमान से जान सकते हैं। कोशात्, कोश से जान सकते हैं। आप्त वाक्यात्, आप्त के वाक्य से हमें पता चलता है। व्यवहारात्, व्यवहार में जब हम देखते हैं। वाक्य शेषात्, वाक्य शेष से, विवृति से, और सिद्ध पदस्य सानिध्यात्, और सिद्ध पद जिसका अर्थ हमको मालूम है उसके साथ कोई दूसरा शब्द प्रयोग कर दिया जाए तो उसके साथ हमको पता चल जाता है। तो सिद्ध पदस्य सानिध्यात्, इस प्रकार से 8 प्रकार से शक्ति ग्रह होता है, 8 प्रकार से।
ठीक है, यहाँ पर शक्ति ग्रह कैसे होता है उसके 3 प्रकार आपको बताया जा रहा है। 3 प्रकार को उदाहरण के माध्यम से बताया जा रहा है कि शक्ति ग्रह कैसे होते हैं। होते तो कितने हैं, 8 प्रकार से शक्ति ग्रह होता है, लेकिन यहाँ आपके सामने 3 प्रकार के उदाहरण देकर के बताया जा रहा है। कौन कौन से, जैसे एक तो आप्तवाक्यात्, दूसरा है व्यवहार से, और तीसरा है सिद्ध पदस्य सानिध्यात्। इन 3 के उदाहरण यहाँ पर आपको दे करके बताया जा रहा है कि शक्ति ग्रह कैसे होता है। अस्तु, सर्वप्रथमं वयं पश्यामः व्यवहारात् शक्ति ग्रहं कथं भवति। व्यवहार से शक्ति ग्रह कैसे होता है, एतत् वयम् अत्र पश्यामः। किं लिखितं, देखिए बहुत कठिन बात नहीं है, ये बहुत सिंपल बात है। शक्ति ग्रह का मतलब क्या, किस शब्द का क्या अर्थ होता है उसको जानना, इसको बोलते हैं शक्ति ग्रह, है ना। उसे क्या बोलते हैं हम, शक्ति ग्रह। मान लीजिए कि यहाँ पर कुछ भी चीज पड़ी है, ये कंप्यूटर पड़ा हुआ है मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल। अब ये कंप्यूटर क्या चीज है, ये कोई एक नया बालक आया वो नहीं जानता है, ठीक है। अब उसको कैसे व्यवहार से पता चलता है वो यहाँ पर हम समझेंगे। मैंने यहाँ कहा प्रांजल से, प्रांजल उठ करके वो कंप्यूटर लेकर के आओ। वो गया कंप्यूटर लेकर के आया, उसने यहाँ रख दिया, ठीक। दूसरा व्यक्ति इसको ध्यान से देख रहा है, उसको पता नहीं कि कंप्यूटर किसे कहते हैं। तो मैंने जैसे ये कहा कि जाओ कंप्यूटर लेकर के आओ, तो प्रांजल उठ करके गया, कंप्यूटर तोड़ के लाया, यहाँ रख दिया। उसने देखा अच्छा ये, फिर मैंने कहा नहीं नहीं ऐसा करो, कंप्यूटर वापस रख दो, लैपटॉप लेकर के आओ। तो उसने कंप्यूटर रख दिया और लैपटॉप लाया। तो अब उसको 3 चीजों, अब जो ध्यान से देख रहा है उसको 3 बातों का ज्ञान हो गया। एक तो कंप्यूटर क्या चीज होती है उसका पता चल गया, अपने आप पता चल गया। लैपटॉप क्या होता है वो पता चल गया, और ये लाना ले जाना क्या होता है। लाना कहा इसका मतलब वो इधर लाया, ले जाओ यूं कहा तो वो उसने वापस वहां रख दिया। इससे जो थर्ड पर्सन या छोटा बालक है वो ये समझेगा, 3 चीजें उसके दिमाग में कंप्लीट होगी। तो ये कंप्यूटर होता है, ये लैपटॉप होता है। इसी, अब आपको पूछा जाए कि बच्चे को संकेत ग्रह कैसे हुआ, ये जो अर्थ का कॉन्सेप्ट इसको क्लियर हुआ, उसको बोलते हैं संकेत ग्रह होना, शक्ति ग्रह होना। तो ये इसको कैसे हुआ, व्यवहार से। आपने कभी सोचा घर में जो हमारे घरों में जो बच्चे होते हैं छोटे छोटे, उनको कैसे भाषा आ जाती है। 1 साल का होता है, 2 साल का होता है, उसमें धीरे 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 उसकी जुबान बोलने लग जाती है, बोलने लग जाता है, पापा पापा, मम्मा मम्मा बोलने लग जाता है, पापा आओ पापा जाओ, ऐसे बोलने लग जाता है। तो ये कैसे होता है, वो घर में व्यवहार देखता रहता है, और धीरे धीरे सब चीजों का, ये पंखा होता है, ट्यूबलाइट होती है, सब पता चल जाता है। तो ये कैसे पता, उसको संकेत ग्रह कहाँ से हुआ, व्यवहार। किससे हुआ उसको, व्यवहार से। तो संकेत ग्रह किससे होते हैं, ये टॉपिक अभी बीच में आचार्य विश्वनाथ बताए हैं। तो वैसे तो उन्होंने बताया कि 8 प्रकार से शक्ति ग्रह होता है, 8 प्रकार से, व्याकरण से, उपमान से, कोश से, आप्तों के वाक्य से, व्यवहार से आदि। लेकिन यहाँ पर आपको 3 प्रकार से मैं करके बताता हूँ कि कैसे शक्ति ग्रह होता है। एक सबसे पहला एग्जाम्पल, जैसे मैंने अभी आपको बताया, बस वैसा ही थोड़ा शास्त्रीय भाषा में बताया जा रहा है। मैं आपको पहले बता देता हूँ, फिर आप उसका संस्कृत में पढ़ेंगे समझ में आएगा। 3 पीढ़ी एक साथ बैठी हुई है, दादाजी, पिताजी और छोटे पप्पू जी, तीनों बैठे हुए है ना। दादाजी ने पिताजी को कहा, दादाजी ने पिताजी से कहा, गाम आनय, जाओ गाय लेकर के आओ। तो पिताजी उठे और एक शासनादिमत पिंडम, शासना क्या होता है, गाय के नीचे एक गलकंबल होता है ना, जो गलकंबल गाय के नीचे का भाग, गर्दन के नीचे वाला, इसको बोलते हैं गलकंबल। और ये केवल गाय में नहीं होता और किसी में नहीं, गोत्रों में होता है ना, और किसी जानवरों में नहीं होता है। तो इस तरह का एक पशु लेकर के आए, गाम आने का। फिर उन दादाजी ने पिताजी से कहा, गाम नया अश्वम आने, गाय को तरफ दो, अश्व को लेकर के आओ। तो अब अश्व को देखा तो इसको कितनी बातों का ज्ञान हो गया, गाय क्या होती है, आनय शब्द का अर्थ क्या होता है, नय शब्द का अर्थ क्या होता है। इस तरह से इसके व्यवहार से उसको ज्ञान हुआ। बस वही बात, ऐसे संकेत ग्रह होता है व्यवहार से।
यही बात अब आपको यहाँ संस्कृत में समझाई जा रही है। आप देखिए एक पर उत्तम वृद्धेन मध्यम वृद्धम उद्देश्य। उत्तम वृद्ध कौन? दादाजी। उत्तम वृद्ध कौन? दादाजी। और मध्यम वृद्ध कौन? पिताजी। और छोटा देखने वाला जो बालक है वो छोटा है, वो देख रहा है। तो उत्तम वृद्धेन मध्यम वृद्धम उद्देश्य गाम आनय, है ना, गाय लाओ इत्युक्ते, ऐसा कहने पर तम गवानयन प्रवृत्तम उपलभ्य बालो अस्य वाक्यस्य शास्त्रादिमत् पिंडानयनम अर्थ इति प्रथमं प्रतिपद्यते। सबसे पहले उसको क्या क्लियर होता है? दादाजी ने जैसे ये कहा था कि गाम आनय और पिताजी गाय लेकर के आए, तो उसके दिमाग में क्या बात स्पष्ट हुई कि गवानयन प्रवृत्तम उपलभ्य, गाय लाने के लिए प्रवृत्त हुए व्यक्ति को बालः, अस्य देखने वाला वो बालक, अस्य वाक्यस्य गाम आनय, इस वाक्य का अर्थ क्या समझ रहा है वो? शासनादिमत पिंड। अभी गाय क्या होती है बता नहीं, उसको क्या बोलते हैं? गाय को शासनादिमत पिंड। शासना माने वो गल कंबल से युक्त जो पिंड है उसको बोलते हैं शासनादिमत पिंड। तो शासनादिमत पिंड कुछ है और उसको लेकर के आए। जैसे मैंने कहा था अभी कि कंप्यूटर लाओ, तो मैं एक बच्चा तो उससे सोचा एक डिब्बा सा उठा करके लाए। ये डिब्बा सा, उसके लिए तो डिब्बा सा ही था, उठा करके लाए। तो इसी तरह गाय, गाय को हम कैसे बोलेंगे? शासनादिमत पिंड। क्या बोलेंगे गाय के लिए? शासनादिमत पिंड। शासना मतलब ये केवल गाय के अंदर ही होता है, इसलिए इसको शासनादिमत पिंड। और आनय का मतलब होता है आनयनम, लाना। इस अर्थ को पता चला। इति प्रथमम प्रतिपद्यते, ये बात उसको समझ में आ गई। अनंतरम च, अब उसके बाद गाम बधान अश्वमानय, क्या कहा दादाजी ने? गाम बधान, गाय को तो तुम बांधो, अश्वम आनय, और अश्व को लेकर के आओ। तो गाम आनय, गाम बधान। तो आनय का मतलब होता है आनयन और बधान का मतलब होता है बंधन। इस बीच में गाम शब्द तो कॉमन है, तो गाम का मतलब ये शासनादिमत पिंड जो है उसे हम गाय। स्पष्ट? गो शब्दस्य शासनादिमान अर्थ, गो शब्द का तो अर्थ हो गया शासनादिमान। आनयन पदस्य च आहरणम, और आनयन पद का अर्थ हुआ लेकर के आना। इति संकेतम अवधारयति, इस प्रकार का उसको संकेत हो जाता है कि हाँ अब इसका यह अर्थ हुआ। अवाप उद्वाप, आवापोद्वापाभ्याम, आवाप उद्वाप, आवापोद्वापाभ्याम, इसका अर्थ क्या है? अन्वय और व्यतिरेक, है ना? अन्वय व्यतिरेकाभ्याम, अन्वय और व्यतिरेक के द्वारा। अन्वय व्यतिरेक समझते हैं क्या होता है? अन्वय व्यतिरेक का उदाहरण बताओ। जैसे यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वह्नि, इसको बोलते हैं अन्वय। तत्सत्वे तत्सत्वम अन्वय, उसके होने पर जो होता है उसे हम अन्वय कहते हैं। तदभावे तदभावः व्यतिरेक, उसके न होने पर वो भी नहीं होता है, उसको हम कहते हैं व्यतिरेक। अनंतरम च गाम बधान अश्वम आनय, गाय को बांधो और अश्व को लेकर जाओ। इत्यादि आवाप उद्वापाभ्याम, अन्वय और व्यतिरेक के द्वारा गो शब्दस्य, गो शब्द का शासनादिमान अर्थ, गो शब्द का अर्थ क्या है? शासनादिमान। और आनय पदस्य च अर्थ, और आनय पद का अर्थ हुआ आहरणम, लेकर के आना। ठीक हुआ? इति संकेतम अवधारयति, ये बात उसके बिल्कुल दिमाग में बैठ जाती है। तो ये संकेत उसको किससे हुआ बताओ? संकेत के 8 उपाय बताए थे कि गाम शब्द का अर्थ होता है शासनादिमान और आनय का अर्थ होता है आहरणम। ये उसको संकेत हो गया। तो ये संकेत कैसे हुआ? व्यवहार से।
किससे हुआ? जो 8 प्रकार बताए हैं संकेत के, शक्ति ग्रह के, उसमें से व्यवहार से हुआ, ये बात यहाँ पर स्पष्ट है। एक दूसरा, अब क्वचिच्च प्रसिद्ध पद समभिव्याहारात्, क्वचिच्च और कहीं कहीं पर ये संकेत किससे होता है? प्रसिद्ध पद समभिव्याहारात्। समभिव्याहार का मतलब होता है, प्रसिद्ध का मतलब जिसका संकेत ग्रह आपको है, जिसको पता है कि इसको ये कहते हैं, और उसके पास वाले शब्द का उच्चारण करने से, समभिव्याहारात् माने समीपोच्चारण, समीप में शब्द जो है उसका उच्चारण करने से, उससे भी होता है। कोई कई चीजें आपको पता होती है ना, जैसे कुछ भी चीज यहाँ पर रखी हुई है, एक बोतल रखी हुई है और एक कुछ भी सूची रखी हुई है। अब आपको सूची नहीं पता तो आपको क्या कहा जाता है? अरे वो बोतल के पास जो सूची रखी हुई है वो लेकर जाओ। तो बोतल तो आपको पता था, अब सूची आपको नहीं पता था, तब भी बालक जाता है और बोतल के पास रखी हुई जो सूची है वो लेकर के आ जाता है। ये कैसे उसको पता चला कि इसी को सूची कहते हैं? हाँ, प्रसिद्ध पद समभिव्याहारात् सिद्ध पदस्य सानिध्यतः शक्ति ग्रहण भवति। मतलब जिसका अर्थ अपने को पता है उसके सानिध्य से भी अपने को पता चल जाता है ना, उसके सानिध्य से। विमल का नाम मुझे पता है, लेकिन विमल के पास कौन बैठा मुझे नहीं पता। मैं बाहर से एक बालकों को, एक विमल के पास विद्यार्थी बैठा, उसको बुला कर के, अब वो विमल को तो जानता है, इनको नहीं जानता, तो अपने आप इनको उठा करके वो बाहर बुला। बात समझ में आ गई? किसे? तो सिद्ध पदस्य सानिध्य, जिसका अर्थ नाम अपने को पता है, उसके सानिध्य में भी अगर कोई वस्तु रखी हुई है तो भी हमें संकेत ग्रह इजीली हो जाता है। तो ये दूसरा प्रकार है। इसको यहाँ पर एक उदाहरण के माध्यम से इसमें बताया गया। जैसे मधुकर शब्द क्या होता है किसी को पता नहीं, सामने वाले बच्चे को पता नहीं मधुकर क्या होता है। वैसे आप लोगों को पता है मधुकर क्या होता है? भ्रमर होता है ना, मधुकर का मतलब क्या होता है? भ्रमर। पर किसी बालक को भ्रमर क्या होता है ये नहीं पता, लेकिन इस वाक्य को सुनने के बाद बाकी सब शब्दों का पता है उसको, लेकिन मधुकर शब्द का पता नहीं है, तो अपने आप उसको अर्थ पता चल जाता है। क्या कहते हैं? इह प्रभिन्न कमलोदरे मधुनि मधुकरः पिबन्ति। ध्यान से सुनना, इह माने यहाँ है ना, इह माने यहाँ पर प्रभिन्न कमलोदरे, प्रभिन्न माने विकसित, कमलोदरे कमल के ठीक मध्य में, मधुकरः मधुनि पिबन्ति, मधुकर जो है वो मधुपान करते हैं। सामने वाले बच्चे को प्रभिन्न कमलोदर का अर्थ भी पता चल गया, विकसित कमल के बीच में बैठा हुआ। मधुनी का अर्थ भी पता चल गया कि मधु रस होता है, शहद होता है, और पिबन्ति का अर्थ भी पता चल गया, लेकिन मधुकर क्या होता है ये नहीं पता। लेकिन इन सब प्रसिद्ध पदों के सानिध्य से मधुकर शब्द का अर्थ भी उसको आ जाता है। किससे आता है? प्रसिद्ध संकेत ग्रह अत्र भवति। तो इस तरह से यहाँ इन्होंने बताया कि मधुकर पद का अर्थ यहाँ पर भ्रमर है, ये हम सिद्ध पद से सानिध्यतः शक्ति ग्रह अत्र भवति। तीसरा शक्ति ग्रह का उपाय क्या है? तो उसके लिए बताते हैं क्वचिच्च आप्तोपदेशात्, ये दो शब्द, और कहीं कहीं पर आप्तों के उपदेश से भी संकेत ग्रह होता है ना। आप्तोपदेशात्, आप्त के उपदेश से। ये आप्त क्या चीज होती है ना? आप्त किसे कहते हैं? तो यथार्थ वक्ता आप्त, यथार्थ वक्ता जो होता है उससे हम क्या कहते हैं? आप्त। अथवा एक दूसरा शब्द भी यहाँ पर लिखा है टीका में, रागादिवशादपि यो न अन्यथावादी स आप्त, है ना। रागादिवशादपि यो न अन्यथावादी, अर्थात रागादि के वश होते हुए भी जो अन्यथा नहीं बोलता, बिल्कुल सही बोलता है, उसे हम क्या कहते हैं? आप्त। या इतनी बड़ी परिभाषा याद रखना, इतनी बात याद रखना, आप्त का मतलब क्या? यथार्थ वक्ता। यथार्थ वक्ता जो होता है उससे हम क्या कहते हैं? आप्त। आप्तोपदेशा, ऐसे आप्त के कथन करने से भी हमें संकेत ग्रह होता है। क्या मतलब इसका? इसका मतलब क्या? अपने परिवारों में, हम सब अपने परिवारों में देखते हैं, एक पिता भवति, है ना, अथवा माता भवति, सा किं करोति? बालकं बोधयति, बालकः लेखनी, किमस्ति? लेखनी।
भारत्या संभाषणशिबिरे भवन्तः पठितवन्तः लेखनी किं पत्रं किं करवस्त्रं घटिका भवन्तः न जानन्ति घटिका कं भवति अथवा लेखनी किं भवति लेकिन आप्तः वदति आप्तोपदेश अत्र आप्त इत्युक्ते यथार्थवक्ता कः यथार्थवक्ता शिक्षकः वदति लेखनी अस्ति अब लाइफ टाइम के लिए आपके दिमाग में बैठ गया ओ लेखनी तो ये आपको संकेत ग्रह कैसे हुआ 8 प्रकार में से किसी भी संकेत ग्रह हुआ उसको लेखनी कहते हैं आप्तोपदेश किसके उपदेश से आप्तोपदेश यहाँ आप्त कौन है शिक्षक के कथन से करने से इसी तरह घर में हमारे माँ बाप होते हैं गुरुजन होते हैं वो एक बार हमारे दिमाग में बता देते हैं कि इसको चश्मा है बस उपनेत्रम किमस्ति उपनेत्रम बस अब दिमाग में बैठ गया ये उपनेत्रम अब मेरे को इसका संकेत ग्रह हो गया एतत् क्यों तो मैं कभी भी बोल सकता हूँ एतत् उपनेत्रम मुझे संकेत ग्रह हो गया क्योंकि आप्तोपदेश किसी बड़े व्यक्ति ने मुझे इसको समझा दिया स्पष्ट तो आप्तोपदेश से भी शक्ति ग्रह होती है संकेत ग्रह होता है जैसे उदाहरण दिया यहाँ पर अयम अश्व शब्द वाच्य कोई पिता है वो अपने पुत्र को कहीं घुमाने ले गया जैसे मान लीजिए कि जंतुशाला में ही ले गया जंतुशाला गच्छति तत्र जनकः पुत्रं वदति अश्वम अवलोक्य अथवा अश्वम दर्शयन् अश्व को दिखाते हुए पिता है ना किम वदति पिता वदति वो अयम अश्व शब्द वाच्य अयम गज शब्द वाच्य अयम वराह शब्द वाच्य इसको हम वराह कहते हैं ये हाथी होता है ये घोड़ा होता है तो ये संकेत ग्रह होते हैं इस तरह से भी सबका संकेत ग्रह होता है इत्यादि इस प्रकार का पूरी बात को समेटते हुए कह रहे तम च संकेतितम अर्थम बोधयन्ति ऐसे उस प्रकार के संकेतित है ना जिसका संकेत हो चुका है ऐसे संकेतित अर्थ को बोधयन्ति अर्थात प्रतिपादन करती हुई शब्द की जो शक्त्यंतरानंतरिता शक्ति अर्थात और 2 अन्य प्रकार की शक्ति हैं अर्थात लक्षणा शक्ति और व्यंजना शक्ति इसको बोलते हैं शक्त्यंतर है ना शक्त्यंतर अन्य शक्तियां कौन सी लक्षणा शक्ति और व्यंजना शक्ति उनसे अनंतरिता अव्यवहित अभिधा शक्ति उनसे अव्यवहित है अबाधित है तो ऐसी जो शक्ति हुई उसे हम अभिधा नाम उसको हम अभिधा कहते हैं सारांश में समझना तो इतना ही समझिएगा संकेतितार्थम या शक्ति बोधयति सा अभिधा संकेतित अर्थ का जो बोधन करती है उस शक्ति को हम क्या कहते हैं अभिधा शक्ति कहते हैं और इसके हिसाब से जानना है तो तम संकेतितम अर्थम बोधयन्ति उस संकेतित अर्थ को बोधित करती हुई वह अभिधा शब्दस्य शक्त्यंतरा है ना शक्त्यंतरानंतरिता और अन्य 2 प्रकार की जो शक्तियां उससे अव्यवहित होती हुई जो शक्ति है उसे अभिधा नाम उसे ही हम अभिधा शक्ति कहते हैं स्पष्टम अद्य एतावदेव किं किं पठितम् अस्माभिः अद्य किं नाम अर्थ किसे कहते हैं कति अर्थाः भवन्ति तत् पठितं वाच्यार्थ लक्ष्यार्थ क्रियार्थ वृत्ति किसे कहते हैं वृत्तियां कितनी होती है ना अभिधा लक्षणा व्यंजना होती तत्र अभिधा किसे कहते हैं है ना तत्र संकेतितार्थस्य बोधनादर्शिमानिधा उसमें भी जो संकेतित अर्थ को बोधन कराने वाली होती है उस वृत्ति को हम अभिधा शक्ति कहते हैं ये बात करता वो आज